मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं? पढ़ाई त्योहारों की वजह से बाधित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षाओं का मौसम भी प्रस्तावित है। परीक्षाओं का त्योहार भी इस वर्ष प्रस्तावित है। कई परीक्षाएं आपको देने का मौका मिलेगा। 9:30 प्राइम टाइम इतिहास की पाठशाला की शुरुआत हो चुकी है। जल्दी से क्लास में आइए और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए वो क्या कह रहा है कि कौन सा पुरा पाषाण काल का औजार नहीं है। थोड़ा प्रश्नों को बहुत धैर्य से और बहुत आराम से पढ़िएगा। वो कह रहे हैं कौन सा पुरा पाषाण काल का औजार नहीं है। फास्ट ट्रैक रिवीजन है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। नहीं है ये पूछा गया है। खुरचनी है क्या? हाथ की कुल्हाड़ी, खंडक, गणासा। देखिएगा और मुझे लगता है यहां पर आप जवाब दे पाएंगे। और ये खुरचनी नहीं है, ध्यान रखिएगा। हैंड एक्स है, हाथ की कुल्हाड़ी का मतलब है हैंड एक्स। ये है क्या? बिल्कुल है। आपको याद आना चाहिए। खंडक पेबल है क्या? बिल्कुल है। ध्यान रखिएगा इन सारे प्रश्नों का जो चौपर, ध्यान दीजिएगा। सारे जो पाषाण काल के उपकरण हैं उनकी इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। और किस उपकरण का संबंध किस संस्कृति से है, यहां से एक प्रश्न जरूर आता है। तो ध्यान रखिएगा, पुरा पाषाण काल का वो संबंध नहीं है खुरचनी से। खैर, अगले प्रश्न पे जाइए। कच्ची ईंटों का बना अन्नागार किस हड़प्पाई स्थल से मिलता है? कच्ची ईंटों का बना अन्नागार किस हड़प्पाई स्थल से मिलता है? राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या फिर कालीबंगा? ऐसा तो आपको पता है। देखिए बहुत विशेष बात है कि अन्नागार लगभग सभी प्रमुख नगरों से मिलते हैं। अन्नागार मिलने ही चाहिए। और यहाँ पर प्रश्न ये है कि कच्ची ईंटों का बना अन्नागार कहां से मिला है? और बिल्कुल भी यहां पर मोहनजोदड़ो मत चुनिएगा। और ये राखीगढ़ी है, इसको भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। बाकी अन्नागार सभी जगह मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से मिला है, हड़प्पा से मिला है, कालीबंगा से मिला है, लोथल से मिला है। सभी जगहों से अन्नागार मिलते हैं। और ये भी पता है कि कौन सी बड़ी इमारत है, कितने प्रकोष्ठ हैं, कितना क्षेत्रफल है अन्नागारों का, पूछा जा सकता है। फिलहाल ये देखिए कौन सी फसल हड़प्पा संस्कृति के लोगों को अज्ञात प्रतीत होती है। मतलब कौन सी फसल हड़प्पा संस्कृति में उपलब्ध नहीं है। फिलहाल 4 ऑप्शन हैं, देख लीजिए। चावल, कपास, गन्ना, यव। अज्ञात मतलब कौन सा ऑप्शन यहाँ पर है? ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा। यव को मत चुनिएगा। और ये गन्ना है। यव यानी जौ, ध्यान रखिएगा। और जौ प्रणावली आपको विशेष तौर पे याद आना चाहिए कि सर्वोत्तम किस्म का जौ कहां से मिला है? बड़ावली से मिला है। चावल के दाने कहां से मिले हैं? कपास के साक्ष्य कहां से मिले हैं? सब आपको पता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि किस फसल का साक्ष्य नहीं है, तो वो गन्ना है। गन्ने का पहला साहित्यिक साक्ष्य कहां पे है? अथर्ववेद में है। गन्ने के हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य पहली बार वैदिक काल में मिलते हैं। हस्तिनापुर से चावल और गन्ना याद आया होगा आपको। और यहाँ पर देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो ये ओलिगार्की लिखा हुआ है, पिक्टोग्राफिक है, क्यूनिफॉर्म है, या फिर बेस्ट्रोफेडान या बेस्ट्रोफेदन है। ध्यान से देखिएगा किस लिपि का प्रयोग किया गया। हड़प्पा वासियों की जो लिपि है वो क्या कहलाती है, किस लिपि का प्रयोग किया गया है? मुझे लगता है जवाब दे पाएंगे। हड़बड़ी मत करिएगा, ये सब प्रश्न गलत भी नहीं होने चाहिए। और कहीं अगर आपने बेस्ट्रोफेदन को चुना है तो बिल्कुल सही नहीं चुना है, ये गलत है। और ये पिक्टोग्राफिक है, भाव चित्रात्मक है। ध्यान दीजिएगा, पिक्टोग्राफिक है मतलब भाव चित्रात्मक है। इसका मतलब ये है कि बेस्ट्रोफेदन नहीं है। तो आप कहेंगे सर हमने कहीं पढ़ा है कि बेस्ट्रोफेदन भी है। तो ध्यान दीजिएगा, भाव चित्रात्मक लिपि को लिखने की शैली है बेस्ट्रोफेदन, जिसमें ऐसा माना जाता है कि जिग-जैग पैटर्न में ऐसे लिखा गया होगा और एक लाइन दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऐसा लिखा जाता है। तो वो बेस्ट्रोफेदन शैली है भाव चित्रात्मक लिपि को लिखने के लिए। और ऐसा एक प्रश्न और भविष्य में पूछा गया है। ओलिगार्की के लिए भी एक प्रश्न आया है कि हड़प्पा सभ्यता की जो प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप है उसको एक शब्द में कैसे रख सकते हैं? तो वो ओलिगार्की है। फिलहाल हमने बहुत सारी बातें डिस्कस की हैं। और यहाँ पर ये कह रहा है कि ऋग्वेद में किन देवताओं का निवास स्थान स्वर्ण निर्मित, ये पिन पॉइंट्स हैं, सहस्त्र द्वार, महलों में, त्रिधातु 3 मंजिले वाले भवनों में बताया गया है। इंद्र और वरुण है, इंद्र और अग्नि है, वरुण एवं अग्नि है, वरुण एवं मित्र है। आप बताइए कौन से हैं? इंद्र एवं वरुण है। तो ध्यान रखिएगा, फिलहाल इंद्र नहीं है, तो ये 2 ऑप्शन तो कट जाएंगे। अब ये 2 आ रहे हैं ऑप्शन में, तो यहां पर ध्यान रखिएगा वो वरुण है।
और मित्र हैं। वरुण ऋतस्य गोपा उसकी उपाधि है। अहुर मजदा वो ईरानी देवता है, याद आ रहा है ना आपको, पापियों का देवता है, न्याय का देवता है, बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा। सहस्त्र स्तंभ द्वार महलों में वरुण और मित्र बताए गए हैं। फिलहाल यहां पे देखेगा, मुझे लगता है इस प्रश्न को तुरंत आप देख पाएंगे। ऋतस्य गोपा का ने नाम ले ही लिया। ऋत के नियामक कौन है, तो अब आप यहां पर देख के फटाफट जवाब दे देंगे और ये जवाब है वरुण, ठीक है ना। उत्तर वैदिक काल के सर्व प्रमुख देवता कौन है, वो प्रजापति हैं। उत्तर वैदिक काल की बात आ रही है यहाँ पे, हड़बड़ी नहीं करनी है, आपके लिए बहुत अच्छे प्रश्न है यहाँ पे, जवाब देते रहिएगा। इंद्र ऋग्वैदिक काल का प्रमुख देवता है, ऐसा मान सकते हैं। ऋग्वेद के 250 सूक्तों में उसकी स्तुति है। ये सारी बातें आपको पता है। द्यौस आकाश है, पता है सारी बातें। अगले प्रश्न को देख लीजिए आप। किस वैदिक देवता की तुलना यूनानी देवता हेलियोस से की गई है, थोड़ा देखिएगा। हेलियोस किसे कहा गया, 4 ऑप्शन है आपके पास, इंद्र, वरुण, सूर्य और प्रजापति। मुझे लगता है जवाब दे पाएंगे। इंद्र को बिल्कुल मत चुनिएगा, हेलियोस सूर्य है, ठीक है ना। हेलियोस सूर्य है, तो फिर इंद्र क्या है, जियस है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। इंद्र जियस है। वरुण क्या है, ईरानी देवता अहुर मजदा है, ध्यान दीजिएगा। अहुर मजदा ईरानी देवता, अहुर मजदा वरुण है। अगर ये कहा जाए कि किस यूनानी देवता की बात, वरुण की बात हो रही है, तो वरुण को यूरेनस कहा गया। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, गलत ना हो। वरुण यूरेनस है और इंद्र जियस है, सूर्य हेलियोस है और प्रजापति को मैंने आपको बता दिया कि वो उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता है। फिलहाल हस्तिनापुर के बाढ़ में बह जाने के बाद वो पांडवों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, कौशाम्बी, कुरुक्षेत्र, अक्षेत्र या फिर इंद्रप्रस्थ, कहाँ पे बनाई। और फटाफट ये सब जवाब तुरंत फास्ट ट्रैक आने चाहिए। इंद्रप्रस्थ गलत है और ये कौशाम्बी है। एक प्रश्न आपसे ये भी पूछा गया है कि कौशाम्बी को किसने बसाया, राजधानी किसने बनाया, तो ये प्रश्न ऐसा आएगा, निचक्षु है वो, निचक्षु। एक मिनट, वो है निचक्षु, ध्यान दीजिएगा, वो है निचक्षु। ये हमेशा याद रहना चाहिए, गलती ना हो। तो कौशाम्बी राजधानी बनाई किसने, वो निचक्षु ने बसाई। ये सब प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। अगले प्रश्न को देखिएगा। मैगस्थनीज ने नगरों के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा है, हमेशा कंफ्यूजन होता है, नगरों का सर्वोच्च अधिकारी कौन है। एस्टिनोमोई है। जिले का महत्वपूर्ण अधिकारी कौन है, एग्रोनोमोई है। मार्ग निर्माण अधिकारी कौन है, एग्रोनोमोई है। इफोरोई और एपिस्कोई क्या है, ये गुप्तचर हैं। अब किसने किसको क्या कहा है, थोड़ा सा ये भी ध्यान दीजिएगा। एपिस्कोई और इफोरोई, एपिस्कोई गुप्तचर है, मैगस्थनीज गुप्तचरों को एपिस्कोई कहते हैं, स्ट्रैबो गुप्तचरों को इफोरोई कहते हैं। याद रखिएगा ये सब प्रश्न। जो कौटिल्य हैं वो गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहते हैं। कौटिल्य गुप्तचर विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को महामात्याप सर्प कहते हैं। मुझे उम्मीद है सारी बातें रिवाइज हो रही हैं। देखिएगा किन शासकों की उपाधि देवानाम प्रियदर्शी थी, थोड़ा सा आज फास्ट ट्रैक करा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अशोक की है और दशरथ की है ना। ये नहीं है इसमें, कुणाल और बृहद्रथ नहीं है, तो अशोक और दशरथ है, तो 1 और 2 यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और फिर एक बड़ी बात यह है कि तिस है, श्रीलंका का नरेश तिस भी है, उसकी उपाधि भी देवानाम प्रियदर्शी है। और भारतीय इतिहास में आगे ध्यान दीजिएगा हर्षवर्धन भी हैं जो देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि लेते हैं। तो अगर आपके लिए नया प्रश्न है हर्षवर्धन, तो नोट कर लीजिएगा। वृषभ के साथ शिव का मूर्त रूप में चित्रांकन किसके सिक्कों पर मिलता है, रुद्रदामन, विमा कटफिसस, शशांक और हुविश। ध्यान दीजिएगा सर्वप्रथम शब्द यहाँ पे आया है, कंफ्यूज मत होइएगा। और विमा कटफिसस है पहले विदेशी ज्ञात शासक भारत में जिन्होंने शैव धर्म के प्रति अनुरक्ति दिखाई, शैव धर्म का उपासक है। इसकी उपाधियां भी शैव धर्म से जुड़ी हुई हैं। शशांक भी शैव धर्म के कट्टर उपासक हैं। इनके सिक्कों पर भी भगवान शिव का चित्रांकन हुआ है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सर्वप्रथम शब्द आया है। भगवान शिव और माँ पार्वती एक साथ हर्षवर्धन की मुद्राओं पर अंकित है। ये सारी बातें पता रहनी चाहिए। और यहाँ से सिक्कों से भी एक प्रश्न है, तो मुझे लगता है देखते चलिएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कापालिकों, पाशुपतों और बौद्धों के भ्रष्ट आचरण पर व्यंग किया गया है। प्रश्न उत्तर मलिका है, मत्तविलास प्रहसन है, मृक्षकटिकम है या फिर प्रतिज्ञा योगंधरायण है। और मुझे लगता है ये आप फटाफट कर लेंगे, मत्तविलास प्रहसन है। आज मुझे लग रहा है अगर आज के प्रश्नों में अगर आपने गलती की है
तो फिर अब दिक्कत है। इसका मतलब ये है कि आपने फिर ठीक से रिवीजन नहीं किया है, और आपका रिवीजन मुकम्मल हो सके इसके लिए हम आपको एक छोटी सी सूचना दे रहे हैं। हम लोगों की ये 3000 प्रश्नों की अमृत संजीवनी टॉपिक वाइज एक प्रश्नों का संकलन है, कठिन प्रश्नों की व्याख्या है, 3000 प्रश्न है एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। अमृत संजीवनी टॉपिक वाइज है, ध्यान से देखिएगा। बहुत से छात्रों ने इस पुस्तक को मंगाया है, प्रैक्टिस सेट है, मेडवल इंडिया के लिए अमृत गंगा के नाम से हमारा ये प्रैक्टिस सेट है, आप देख सकते हैं। 2500 प्रश्न है। और फिर मॉडर्न इंडिया का हम लोगों का अमृत मंजरी है। परीक्षा में अभी काफी समय है, चूंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर ऐसा समय है, तो अब आपके लिए ये 7500 प्रश्न अमृत मंजरी 2000 प्रश्नों का संकलन है। तीनों पुस्तकें मिला के 7500 प्रश्नों का टॉपिक वाइज संकलन है, कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ है। आपके रिवीजन को काफी मदद मिल सकती है, और अगर आप तीनों अलग अलग ना लेना चाहें तो एक में भी ले सकते हैं। ये अमृत कलश के नाम से है। इसमें 3400 प्रश्न है, लगभग 3400 है, एंशिएंट, मेडवल, मॉडर्न। इसमें कठिन प्रश्नों की व्याख्या नहीं दी हुई है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप चाहें तो अपने रिवीजन में इन पुस्तकों को शामिल कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास इस समय तक अब काफी रिवीजन का मैटर होगा तो बेहतर है कि फिर अपने रिवीजन जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री है उससे आप रिवीजन कर सकते हैं। फिलहाल ये प्रश्न आप देख लीजिएगा। तत्कालीन समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। तो शूद्र की रचना मृक्षकटिकम है, मुद्रा राक्षस है, मालविकाग्निमित्रम है, या फिर किरातार्जुनीयम है। तो वो कह रहे तत्कालीन समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार पर प्रकाश डाला गया है, और वो है शूद्र की रचना मृक्षकटिकम। और एक खास बात ये है, ये पहली पुस्तक है जिसके संवाद 2 भाषाओं में है। जैसे ये कहते हैं कि समाज के उच्च वर्ण के और कुलीन वर्ग के लोग संस्कृत बोलते हैं, उनके संवाद संस्कृत में है। शूद्र वर्ण के या निम्न वर्ण के तथाकथित लोग वो प्राकृत भाषा बोलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 भाषाओं में संवाद है इसके। तो ये सारी बातें काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और आगे देखिएगा, वो कह रहे हैं कि सती प्रथा का प्राचीनतम साहित्यिक साक्ष्य कहाँ मिलता है। हुविष्य का मथुरा अभिलेख है, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख है, भानुगुप्त का एरण अभिलेख है, या फिर महाभारत है। सती प्रथा का प्राचीनतम साहित्यिक साक्ष्य पूछ रहा है, और हड़बड़ी में एरण अभिलेख मत लगाइएगा, वो अभिलेखीय साक्ष्य है। भानुगुप्त का एरण अभिलेख अभिलेखीय साक्ष्य है, यहाँ पर साहित्यिक साक्ष्य पूछा गया है, और वो होगा महाभारत। मुझे उम्मीद है ये प्रश्न आपके गलत नहीं हो रहे होंगे, और अगर गलत किया है तो कोई बात नहीं, एक बार आप इसको फिर से सुधार लीजिए। और कह रहे हैं कि किन शासकों ने या किस शासक ने नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। कोई ऐसा शासक होगा जिसने नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली होगी, केवल सोमेश्वर प्रथम। तो यहां तक तो बात ठीक आ रही है। ये सोमेश्वर प्रथम था क्या? हाँ था, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन थोड़ा आगे भी देखिए, सोमेश्वर प्रथम यहाँ पर भी हैं। जयपाल हैं क्या? जयपाल नहीं है, इन्होंने आत्मदाह किया था, याद रखिएगा। जयपाल ने आत्मदाह कर लिया था। ये सब प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण है। सोमेश्वर प्रथम तो है, और फिर ये कह रहे सोमेश्वर द्वितीय है क्या? ये नहीं है। हरिराज है क्या? हरिराज ने भी आत्मदाह कर लिया था। ये सब प्रश्न ऐसे आए हैं और लगातार आए हैं, और जयपाल वाला प्रश्न तो कई बार आ चुका है। तो इसका मतलब फिर अब तदनुसार जो दिए गए विकल्प हैं, जी हाँ, सोमेश्वर प्रथम ने तुंगभद्रा में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। चंदेल शासक धंग है, और नागभट्ट द्वितीय है ये। और ध्यान रखिएगा, इन्होंने संगम में, गंगा यमुना के संगम तीर्थराज प्रयागराज में जल समाधि ले ली थी, ऐसा आप कह सकते हैं। तो ये तद अनुसार डी वाला विकल्प यहाँ पर है, और गलती ना हो। हर्षवर्धन का समकालीन कामरूप का शासक कौन है? और जिसने हर्ष के पास मैत्री का प्रस्ताव, संधि का प्रस्ताव, शशांक के विरुद्ध मदद की जो बात की है उसके लिए, वो कौन सा है? तो यहाँ पे देखिएगा, अवंती वर्मन, भास्कर वर्मन, अंशु वर्मन, या फिर दुर्लभ वर्धन है। और मुझे लगता है कर पाएंगे, और ये भास्कर वर्मन है ना। ये भास्कर वर्मन है, कामरूप का शासक भास्कर वर्मन, जिसने हर्ष के साथ मैत्री का और शशांक के विरुद्ध मदद की बात की। हर्षवर्धन के समकालीन शासक गुजरात का कौन है? कश्मीर का कौन है? यहाँ पे देख के बताइए। दुर्लभ वर्धन कहाँ का शासक है? ये आपको जवाब देना होगा। दुर्लभ वर्धन कहाँ के शासक हैं? हर्ष का दामाद कहाँ का शासक है? याद आ रहा है?
हर्ष का समकालीन चालुक्य शासक कौन सा है, आपको पता है? हर्ष का समकालीन वो चीन का शासक कौन है? मतलब ये सारी बातें एक बार आपको दिमाग में रिकॉल हो जानी चाहिए, और रिकॉल नहीं हो रही तो एक बार तुरंत किताब खोलिए। अछूतों की सबसे लंबी सूची किस विदेशी यात्री ने दी है? तो यहाँ पे ह्वेनसांग, फाहियान, अल-बरूनी और मेगास्थनीज। और बिल्कुल ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये अल-बरूनी है, जल्दी से मेगास्थनीज या फाहियान को मत चुनिएगा। सबसे लंबी सूची कौन देते हैं? वो अल-बरूनी देते हैं। और फाहियान पहली बार स्पर्शियों के बारे में लिखते हैं कि वो नगरों के बाहर रहते हैं, नगरों में प्रवेश करने के पहले उनको ढोल पीटना पड़ता है, इस तरह की बातें कौन लिखते हैं? वो फाहियान पहली बार लिखते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि स्पर्शियों की लंबी सूची कौन देते हैं? वो अल-बरूनी है, अबू रेहान है। दिल्ली सल्तनत में राजगद्दी पर बैठने वाला पहला अकेला भारतीय मुस्लिम धर्मांतरित मुस्लिम नासिरुद्दीन खुसरव शाह, मुबारक शाह खिलजी, रेहान या फिर हेमू विक्रमादित्य? ध्यान रखिएगा, अगर हेमू विक्रमादित्य चुन रहे हैं तो गलती मत करिएगा। मुगल काल में इन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया, आगरा पे कब्जा किया, लेकिन ये मुसलमान नहीं थे। और यहाँ पर सही बात है, नासिरुद्दीन खुसरव शाह, बिल्कुल याद आया होगा। नासिरुद्दीन खुसरव शाह की उपाधि मुझको आप बता दीजिए, वो क्या उपाधि लेते हैं? याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? कुछ चीजें इसलिए हम आपके लिए छोड़ देते हैं कि ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको लगातार आने चाहिए। कि सुल्तान ने कहा कि मैं शरा की चिंता नहीं करता हूं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है शरा, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है लोक कल्याण, प्रजा की भलाई, मुझे शरा की नहीं बल्कि लोक कल्याण की फिक्र है। कौन कहते हैं? गयासुद्दीन बलबन कहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक। और मुझे लग रहा है आप कर पाएंगे। वो मौलाना मुहीसुद्दीन के साथ उनका एक प्रसिद्ध संवाद है। वो कहते हैं, मौलाना मैं नहीं जानता कि कुरान पाक में क्या लिखा है, मैं वही करता हूं जो मेरी दृष्टि में प्रजा के लिए हितकारी है। मैं नहीं जानता कि अल्लाह ताला कयामत के दिन मेरे साथ क्या सलूक करेगा। तो वो अलाउद्दीन खिलजी हैं। और आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी अनपढ़ थे, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तूतीए हिंद, ध्यान दीजिएगा, तूतीए हिंद अमीर खुसरो की उपाधि है तूतीए हिंद। कहीं कहीं पे तोताए हिंद भी लिखा मिलेगा आपको, लेकिन ये सही शब्द है तूतीए हिंद। और तूतीए हिंद या तोताए हिंद दोनों मिला हो, एक चुनना हो तो तूतीए हिंद ही चुनिएगा, ठीक है? तूतीए हिंद का मतलब है हिंदुस्तान की आवाज। वो कह रहे हैं कि वो अमीर खुसरो की एक पुस्तक का चयन करना है। तो फिलहाल ताजुल मासिर किसकी है आपको पता है, हसन निजामी की है। अदबुल हर्ब किसकी है, तुगलक नामा तहकीक हिंद। मुझे लग रहा है सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। और ये अमीर खुसरो साहब की अंतिम कृति है तुगलक नामा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न गलत ना हो जाएं, ऐसे प्रश्न गलत ना हो जाएं। गाजी की उपाधि लेने वाला पहला शासक, दिल्ली सल्तनत के रेफरेंस में बात हो रही है। दिल्ली सल्तनत में गाजी की उपाधि लेने वाला पहला प्रथम सुल्तान कौन है? तो अब आप जल्दबाजी में गलती मत करेगा, महमूद गजनवी मत चुनिएगा। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि महमूद गजनवी ने इस्लामी इतिहास में गाजी की उपाधि ली है और दिल्ली सल्तनत में महमूद गजनवी का कोई संबंध नहीं है, दिल्ली सल्तनत से कोई संबंध नहीं। और ये गयासुद्दीन तुगलक है, गाजी मलिक है, याद आया होगा। और गाजी की उपाधि कई लोगों ने ली, ध्यान दीजिएगा। बहलोल लोदी ने भी गाजी की उपाधि ली है, बाबर ने भी खनवा के युद्ध में गाजी की उपाधि ली है, विधर्मियों का कत्ल करने वाला गाजी का अर्थ है। और महमूद गजनवी ने भी गाजी की उपाधि ली, परंतु उसका संबंध दिल्ली सल्तनत से नहीं। इतने बढ़िया ढंग से आपको सब कुछ बता दिया जा रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन चीन का शासक कौन है? चीन का शासक कुबलाई खान है, कैगातू खान है, ताइसुंग या फिर तोगन तिमूर है। मोहम्मद बिन तुगलक की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। इसका समकालीन चीन का शासक कौन है? और बिल्कुल अगर आप सही जवाब दे रहे हैं, ये तोगन तिमूर है। तो ताइसुंग कब है? तो वो हर्षवर्धन का समकालीन है। और इसी ने हर्षवर्धन के दरबार में 3 दूत मंडल भेजे थे। नाम याद आया होगा आपको कि कौन कौन आया था हर्षवर्धन के दरबार में। मैं ह्वेनसांग की बात नहीं कर रहा हूं, ह्वेनसांग तो वो बौद्ध यात्री है। राजदूतों की बात कर रहा हूं, तो याद नाम आ जाना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ जाइए। सल्तनत युग में किस नगर को परिपूर्ण नरक अथवा विद्रोह का नगर कहा गया है? विद्रोह की फैक्ट्री देवगिरी का दौलताबाद या बंगाल में लखनौती, अवध या बदायूं। और अब मुझे लग रहा है खूब अच्छे से याद आ जाएगा। विद्रोह का नगर या फिर विद्रोह की फैक्ट्री? बंगाल में लखनौती है, क्योंकि लखनौती हमेशा दिल्ली से दूर था और हमेशा यहाँ पर विद्रोह होते रहे, तो बंगाल हमेशा विद्रोह से त्रस्त रहा। तो बढ़िया है। और आगे देखिएगा, इन्हें वायु का अवतार कहा गया है। वो निम्बार्काचार्य हैं, माधवाचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं या फिर नामदेव है। और सरल प्रश्न है। और फिर यहाँ पर देखिएगा, ये माधवाचार्य हैं, वायु के अवतार माधवाचार्य हैं।
रामानुजाचार्य को शेषनाग का अवतार कहा जाता है, वल्लभाचार्य को अग्नि का अवतार, वैश्वानरावतार कहा जाता है। सारी बातें पता है आपको। यहाँ पर इन प्रश्नों में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। बर्नी के अनुसार दिल्ली में 1 टका का मूल्य क्या है, तो बर्नी क्या बताते हैं, 1 टका का मूल्य कितना बताते हैं, ध्यान रखिएगा 490 दिरहम बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे टका और जीतल में संबंध कितना है, टका और जीतल का संबंध 1:48 है, ये पता है। लेकिन वो बर्नी क्या अनुपात बता रहे हैं, 1 टका का मूल्य जो न्यूनतम उन्होंने अधिकतम बताया है दिरहम के लिए वो 490। अब थोड़ा सा देखिएगा, बर्नी के अनुसार दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा सिक्का दिरहम है। 1 टका बराबर 48 जीतल बराबर 192 दंग बराबर 490 दिरहम। तो ये पूरा आपको रेशियो पता होना चाहिए, पूरा इंटरचेंज रेट पता होना चाहिए। अगर अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग ढंग से पूछा जाए तो आप जवाब दे सकते हैं। आप एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीन को रोक करके ले लीजिए और इस प्रश्न को पढ़िए। वो कह रहे भाग्य बंधु, किस सूफी संत को भाग्य बंधु कहा गया है, गलती नहीं होनी चाहिए और जल्दी से बताइएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, गैसूदराज है या फिर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और बिल्कुल ठीक है सर, ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी साहब हैं, ध्यान दीजिएगा। भाग्य बंधु बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की उपाधि क्या है आपको पता होगा, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं सुल्तान उल हिंद है। और किसने दी थी ये उपाधि, मोहम्मद गौरी ने दी थी, उन्हीं के साथ ये भारत आए थे। गैसूदराज की उपाधि क्या है, बंदा नवाज है, याद आ गया होगा। उपाधियां सूफी संतों की याद रखिएगा। और फिर ये कहते हैं शेख उल हिंद कौन है, वो शेख सलीम चिश्ती है। ऐसी बहुत सारी उपाधियां हैं। अब देखिएगा, स्त्री वेशभूषा में रहने वाले एकमात्र सूफी संत, स्त्री वेशभूषा में रहने वाले एकमात्र सूफी संत कौन है, जिन्होंने नृत्य एवं संगीत में ही आध्यात्मिक सत्ता के दर्शन किए। शेख मूसा या फिर शेख शहजादा मोहम्मद या फिर अब्दुल कादिर मुकदम मोहम्मद जलानी या फिर शेख नजमुद्दीन कलंदर। और फिर इसमें सिलसिले भी दिए हुए हैं। एक बड़ी बात यह है कि सूफी भी दिए जा सकते हैं, उनके सिलसिले भी दिए जा सकते हैं, तो मैंने जानबूझ के सिलसिलों को जोड़ दिया है। और यहाँ पे जवाब है शेख मूसा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रश्न। अगर कभी रिपीट हो जाएं तो गलतियां ना हो, मैं यही चाहता हूं। आगे देखिएगा अगले प्रश्न को। और हम लोग आगे बढ़े, नए छात्रों के लिए एक हमेशा की तरह एक विशेष सूचना है। यदि आप हमसे जुड़ते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिए होते हैं, तो आप हमारी क्लास के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से जुड़ सकते हैं। और ये हमारी क्लास के प्रैक्टिस सेट हैं, अमृत मंजरी के नाम से है। ये टॉपिक वाइज है, 2000 प्रश्नों का टॉपिक वाइज संकलन है, कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ है। आप चाहे तो इसे मंगा सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिए होते हैं, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। मेडबल इंडिया का हम लोगों का ये 2500 प्रश्नों का संकलन अमृत गंगा के नाम से आया है, टॉपिक वाइज है, सब कुछ टॉपिक वाइज है। और इसी तरह एंशिएंट का ये 3000 प्रश्नों का संकलन है। एंशिएंट में 3000 प्रश्नों के संकलन ये प्रागैतिहासिक काल से शुरू होते हैं, राजपूत काल तक जाते हैं, और मेडल वाला अरबों के आगमन से शुरू होता है। तो ये कुल मिला के आप ये 3 प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, टॉपिक वाइज 7500 प्रश्न, 3000 प्रश्न, 2500 प्रश्न, 2000 प्रश्न, 7500 बहुत स्पेसिफिक, बहुत स्पेशल प्रश्न है। अभी परीक्षा में चूंकि काफी समय है, तो आपके रिवीजन को एक बार ये मुकम्मल कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी इच्छा के अनुसार इन पुस्तकों को, इन प्रैक्टिस सेट को आप मंगा सकते हैं। अकबर के दरबार में आने के पूर्व मियां तानसेन किसकी सेवा में थे, कहां थे, मतलब कहां से वो अकबर की सेवा में आए। तानसेन के गुरु पूछे गए, इनकी समाधि पूछी गई है, इनका नाम पूछा गया है। और यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, बिल्कुल आप सही जवाब दे रहे हैं। रीवा के राजा रामचंद्र देव के यहाँ थे, बिल्कुल ठीक है। अगले प्रश्न की ओर जाइए। मध्यकाल में किन शासकों ने वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए, ध्यान दीजिएगा, वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए। और ऑप्शन है आपके पास रजिया बलबन अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक अकबर एवं जहांगीर, अलाउद्दीन खिलजी एवं औरंगजेब। और मुझे लग रहा है अगर कहीं जल्दबाजी कर रहे हैं और ए वाला ऑप्शन चुन रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत में, और मुगल काल में औरंगजेब है। आप कहेंगे सर हो सकता है मेरे हम लोगों ने अकबर पढ़ा हो, तो ध्यान रखिएगा
अकबर ने वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध नहीं लगाया था। अकबर ने वेश्यावृत्ति को नियंत्रित करने की कोशिश की थी। और आपका डाउट यहाँ पर क्लियर हो जा रहा है, उन्हें नगरों से बाहर हटाकर बाहर बसा दिया गया। वो नगर कहलाता है रेड लाइट एरिया, शैतानपुरी के नाम से। तो ठीक है, आगे देख लीजिएगा। सेना विभाग, मुगलों के अंतर्गत सैन्य विभाग की देखरेख करने वाला जो विभाग है वो कौन सा है? तो बिल्कुल जल्दबाजी करे बगैर आप यहाँ पर मीर बख्शी को चुन सकते हैं और रिप्लाई कर दिया करिए। सब लोग क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करिए। और नए छात्र जिन्होंने अगर वो चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर हमारे साथ लंबे समय तक जुड़े रह सकें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और दिल्ली सल्तनत में ध्यान दीजिएगा, ये आरिज़ ममालिक है। आरिज़ ममालिक विभाग की स्थापना किसने की थी? तो आपको पता है वो किसने की थी? गयासुद्दीन बलबन ने की थी। और आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि दोनों सेनापति नहीं है, दोनों सेना मंत्री हैं, सेनापति नहीं है। सैनिकों की भर्ती, उनका वेतन, उनका प्रशिक्षण, घुड़सवार सेना की भर्ती है ना, उनका साजो सामान, हथियार की आपूर्ति, ये सारे विभाग ये दोनों इनके अंडर में है। लेकिन ये सेनापति नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? हमेशा ये छात्र जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, और गलती करते हैं और बहुत तगड़ी गलती करते हैं, और यहाँ पे जल्दी से वो चुनते हैं मीर कासिम, वो गलत है। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर, और इस समय मीर कासिम कहाँ है? शुजाउद्दौला की शरण में है, अपदस्थ हो चुका है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा जल्दबाजी में केवल आप जल्दबाजी मीर कासिम को चुनते हैं, गलत है। सुमेलित कर लीजिए, श्रीमद् भगवद गीता है और यहाँ पे कुछ अनुवादक है। तो श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद वॉरेन हेस्टिंग्स के समय चार्ल्स विल्किंसन ने किया, 5 यहाँ पे डाल लीजिए। विज्ञान शाकुंतलम विलियम जोन्स है, तो यहाँ पे 4 डाल दीजिए। और नील दर्पण माइकल मधुसूदन दत्ता, मनुस्मृति एनसी हेलेक, और गीता का मराठी अनुवाद विनोबा भावे ने गीताई के नाम से किया। तो मुझे उम्मीद है आपने कर लिया होगा। 5 4 3 2 1, तो फटाफट मिला लीजिए। यहाँ पे जो भी ऑप्शन आ रहा हो डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, इस मसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, मुसलमानों और हिंदुओं को आपस में लड़ा नहीं पाए। एंचिसन कहते हैं, कहां से कहते हैं? इस घटना के बारे में एंचिसन कहां से कहते हैं? खिलाफत को जवाब मत दीजिएगा, ये 57 के विद्रोह का समय है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंचिसन इस समय ब्रिटिश सेनापति हैं, ध्यान दीजिएगा। वो 57 के विद्रोह के बारे में कह रहे हैं। बहुत जगहों पर ये लिखा होगा कि खिलाफत आंदोलन, गलत हो जाएगा। और आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों को किसने 3 दिवसीय तमाशा की संज्ञा दी? 3 दिवसीय तमाशा किसने कहा? तो 3 दिवसीय तमाशा अब बताने की जरूरत नहीं है, सरल प्रश्न है और आप कर लेंगे। अश्वनी कुमार दत्ता है। फटाफट तुरंत मतलब कुछ ऐसे प्रश्न आज मैंने रखे हैं जिनको आप पढ़ते ही उत्तर दिमाग में आना चाहिए। देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, किस समाचार पत्र को जब्त कर लिया गया? किस समाचार पत्र को जब्त कर लिया गया? तो ध्यान दीजिएगा, वो अमृत बाजार पत्रिका नहीं है। जब्त करने की बात आ रही है, जब्त किया गया सोम प्रकाश को, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का ये समाचार पत्र है। जल्दबाजी अगर अमृत बाजार पत्रिका के लिए हो रही है तो ध्यान रखिएगा, अमृत बाजार पत्रिका के लिए ये अधिनियम लाया गया था और ये भाषा इसकी बदल गई रातों रात, तो अमृत बाजार पत्रिका पर कार्यवाही नहीं हो सकी। ये बात ध्यान रखिएगा। कार्यवाही किस पे हुई? सोम प्रकाश पे हुई। मुझे उम्मीद है ये डाउट्स आपके पहले से भी क्लियर है। डिकी बर्ड प्लांट का मतलब क्या है, स्मा योजना क्या थी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और डिकी बर्ड आपको पता है ये योजना और क्या थी, और मुझे बहुत ऑप्शंस पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा आपको हम टाइम नहीं देंगे। और ये माउंटबेटन के द्वारा भारत की जो विभाजन की योजना है, भारत की आजादी के लिए जो तैयार की गई योजना है, वो यही है, डिकी बर्ड प्लान कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है क्लास को आपने बेहतरीन ढंग से एंजॉय किया होगा और आज के प्रश्नों में आपने गलतियां नहीं की होंगी, मतलब ना के बराबर की होंगी। जाने से पहले, चूंकि क्लास का सेशन समाप्त होने का समय है, स्क्रीन पर नंबर दिए होते हैं, आप मेरे साथ लगातार व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आपको क्लास के नोटिफिकेशन व्हाट्सएप के माध्यम से भी दिए जा सकते हैं। जाने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं, ये 3 हमारे प्रैक्टिस सेट हैं। एंशिएंट का अमृत संजीवनी के नाम से है, टॉपिक वाइज 3000 प्रश्नों का संकलन है। मेडवल का ये अमृत गंगा के नाम से है, 2500 प्रश्नों का संकलन है। नए छात्रों के लिए सूचना है,
और मॉडर्न इंडिया का हम लोगों का ये अमृत मंजरी के नाम से है। 2000 प्रश्नों का संकलन है ये। 7500 प्रश्नों का संकलन टॉपिक वाइज और कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ। अगर इन तीन पुस्तकों को आप ना भी लेना चाहें तो आप ये अमृत कलश कंबाइंड है, 3400 प्रश्न है एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न का, इसमें लेकिन कठिन प्रश्नों की व्याख्या नहीं है। तो फिलहाल आज की क्लास को हम लोग समाप्त कर रहे हैं और जल्दी ही मिलते हैं 2 दिनों के बाद अगले सेशन में। तो फिलहाल मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।